दूसरा एंजाइम आता है अन्य एंजाइम, यानी अन्य एंजाइम, अदर एंजाइम। अब अदर एंजाइम बेटे कहां कहां काम आएंगे, तो एक तो याद रखना कि ये हमारे पास में कोई सेल है। अब सेल में से बेटे अपन माइनस यहां पर क्या कर दें, सेल वॉल, यानी इस सेल से अपन किसको हटा दें, अगर बेटे इस कोशिका से अगर यहां पर अपन सेल वॉल को हटा दें, माइनस सेल वॉल, तो बेटे यहां हमें प्राप्त होगा प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट। और इस जगह पर काम आएंगे एंजाइम। तो कई एंजाइम तो ऐसे काम आएंगे जो कोशिका की कोशिका भित्ति को घोलने वाले होंगे। ये मैं आपको बता दूं कि बायोटेक्नोलॉजी में बेटे यानी कोशिका को सीधे प्रयोग में नहीं लाया जाता, पहले उसे कोशिका भित्ति रहित किया जाता है। तो कोशिका भित्ति को हटाना या कोशिका से कोशिका भित्ति को हटा देना बेटे, उसके बाद में जो कोशिका रहेगी उसे प्रोटोप्लास्ट कहेंगे। तो प्रोटोप्लास्ट क्या है, कोशिका भित्ति रहित कोशिका है। अब कोशिका भित्ति को हटाने के लिए कई सारे एंजाइम हमें रिक्वायर्ड होंगे। जैसे बेटे पादप कोशिका है, तो पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होगी, तो इसको हटाने वाला सेल्यूलेज एंजाइम चाहिए। कवक कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, तो बेटे काइटिन को हटाने वाला काइटिनेज एंजाइम चाहिए। उसके अलावा जो बेटे जीवाणु हैं उनकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, तो इसको हटाने के लिए लाइसोजाइमेज चाहिए। तो पहले याद कर लो कि कोशिका से कोशिका भित्ति को हटा देना, तो बेटे ये जो रचना बनेगी उसे तो प्रोटोप्लास्ट कहेंगे। और इस कोशिका भित्ति को हटाने वाले कई एंजाइम यहां पर मौजूद होते हैं। तो आइए अदर एंजाइम में अपन शुरुआत करते हैं बेटे। अन्य एंजाइम में अपन शुरुआत करते हैं, तो ये शुरुआत करते हैं सबसे नंबर 1 एंजाइम, यानी पहला एंजाइम होगा और ये एंजाइम होगा लाइसोजाइमेज, लाइसोजाइमेज। तो ये ध्यान रखना बेटे, पहला एंजाइम यहां पर लिया है अपने लाइसोजाइमेज। और ये जो लाइसोजाइमेज है, ये लाइसोजाइमेज क्या करेगा, जीवाणु, ये याद रखना बच्चों, ये जो एंजाइम है ये जीवाणु सेल वॉल, ये जीवाणु सेल वॉल को घोलता है, जीवाणु सेल वॉल को घोलता है। तो यहां पर याद रखिएगा कि जो जीवाणु होता है यानी जो बैक्टीरिया होता है बेटे, तो बैक्टीरिया के चारों तरफ, जैसे यहां पर ये है और ये बैक्टीरिया है, तो बेटे बैक्टीरिया के चारों तरफ इस तरह से एक वॉल पाई जाती है, ये वॉल। अब यहां से अगर अपन इसकी लाइसोजाइम की क्रिया करवा दें, तो यहां से बेटे इस जीवाणु से सेल वॉल हट जाएगी, यानी यहां से समझ लेना कि ये सेल वॉल यहां से रिमूव हो गई, यानी सेल वॉल यहां से हट गई। तो इस जीवाणु कोशिका को आप कह सकते हो प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट। तो याद रखना माइनस ने क्या कर दिया बच्चों, यानी माइनस सेल वॉल, माइनस सेल वॉल। तो यहां आप देख लें माइनस सेल वॉल। तो पहले अपन क्या करें कि बेटे इस सेल वॉल को यहां से हटा देते हैं, ये सेल वॉल को यहां से अपन ने हटा दिया, ये सेल वॉल को यहां से हटा दिया। तो आप यहां पर देखिएगा कि यहां पर ये तो है सेल वॉल और इसके नीचे होती है सेल मेम्ब्रेन। तो बेटे यहां पर ये एंजाइम है लाइसोजाइमेज, और इस एंजाइम की प्रेजेंस में अपने सेल वॉल को हटा दिया। तो ये जो यहां पर जीवाणु था, अब जीवाणु की कोशिका किस में प्राप्त हो गई, प्रोटोप्लास्ट में। तो आप देख लें कि पहला एंजाइम बेटे आपको याद करना है लाइसोजाइमेज। तो लाइसोजाइमेज ने क्या किया कि जीवाणु की जो कोशिका भित्ति उसे डिसॉल्व कर दिया और जीवाणु को कन्वर्ट कर दिया प्रोटोप्लास्ट में। इसी तरह से बेटे अगला एंजाइम जो यहां पर अपन काम में लेंगे, अगला एंजाइम अपन काम में लेंगे नंबर 2। तो नंबर 2 जो एंजाइम होगा, ये एंजाइम होगा सेल्यूलेज, सेल्यूलेज। तो सेल्यूलेज जो एंजाइम है, अब इसे भी आप याद कर सकते हैं कि सेल्यूलेज एंजाइम का काम क्या होगा, तो इसका काम होगा बेटे प्लांट सेल वॉल, प्लांट सेल वॉल को घोलता है, प्लांट सेल वॉल को घोलता है,
प्लांट सेल वॉल को घोलता है। तो ये आपको वैसे का वैसे होगा बेटे, ये प्लांट सेल के चारों तरफ सेल वॉल पाई जाएगी, और ये जो एंजाइम होगा सेल्यूलेज, तो ये किसको घोलेगा? प्लांट सेल वॉल में मौजूद सेल्यूलोज को डिसोल्व करता है। ये याद रखना, यानी प्लांट सेल वॉल को डिसोल्व करता है मतलब सेल्यूलोज को डिसोल्व करता है। उसी के साथ में अगला जो एंजाइम आप लेंगे तो बेटे ये तीसरा एंजाइम यहां पर आपको काम आएगा, और ये एंजाइम होगा काइटिनेज। ये एंजाइम होगा काइटिनेज। तो काइटिनेज जो एंजाइम है, अब ये क्या काम करेगा? तो बेटे काइटिनेज जो एंजाइम है, तो कई बार क्या होता है कि कवक से भी बेटे अपन डीएनए को बाहर निकाल लेते हैं। कवक से भी अपन क्या करते हैं कि डीएनए को बाहर निकाल लेते हैं या उसमें डीएनए को जोड़ते हैं। तो यहां पर बेटे हमारे पास में काइटिनेज एंजाइम है। तो काइटिनेज एंजाइम जो होगा वह कवक, यानी यहां पर आप देखिएगा कि जो काइटिनेज एंजाइम होगा बच्चों, ये क्या करेगा? ये काइटिनेज एंजाइम कवक यानी फंजाई, कवक यानी फंजाई सेल वॉल को घोलता है, सेल वॉल को घोलता है, सेल वॉल को घोलता है। तो यहां आप देख लें बच्चों कि यहां पर जो काइटिनेज है, क्योंकि कवकों की जो सेल वॉल होती है ये काइटिन की बनी होती है, तो इसको घोलने वाला एंजाइम काइटिनेज। तो एक बार देख ले कि बेटे जीवाणु की जो सेल वॉल है ये पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, और पेप्टिडोग्लाइकेन को घोलने वाला लाइसोजाइमेज। कवक यानी जो पादप होते बेटे, उनकी सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है, तो सेल्यूलोज को घोलने वाला सेल्यूलेज एंजाइम। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, और काइटिन को घोलने वाला काइटिनेज। तो ये याद रखना कि इन कोशिकाओं को जिनमें सेल वॉल पाई जाती है, तो सेल वॉल को बेटे पादप कोशिका या जीवाणु कोशिका से हटाया जाता है और इन्हें प्रोटोप्लास्ट में कन्वर्ट किया जाता है। तो जब तक कोशिका को सेल वॉल वाली कोशिका को प्रोटोप्लास्ट में कन्वर्ट नहीं करेंगे, जब तक ना तो डीएनए को अपन उसके भीतर से निकाल सकते हैं और ना ही उसमें डीएनए को प्रवेश करवा सकते हैं। तो बेटे सबसे पहले डीएनए को प्रवेश करवाने के लिए या कोशिका में डीएनए को निकालने के लिए उस कोशिका को सेल वॉल रहित करना पड़ता है। तो सेल वॉल रहित जो कोशिका होती है उसे कहा जाता है प्रोटोप्लास्ट, और उसके लिए ये एंजाइम काम आते हैं। अगला एंजाइम बेटे आपके यहां पर काम आएगा, तो ये एंजाइम होगा हमारे पास में यानी न्यूक्लियेजेस। अगला एंजाइम जो आपको याद रखना है ये होगा न्यूक्लियेज एंजाइम, न्यूक्लियेज एंजाइम। अब ये न्यूक्लियेज एंजाइम जो है वो दो प्रकार का होगा। तो इसमें पहला एंजाइम जो मैं ले रहा हूं ये होगा एक्सोन्यूक्लियेजेस, एक्सोन्यूक्लियेजेस। अब जैसे यहां से लग रहा है बेटे कि एक्सोन्यूक्लियेज है, तो एक्सोन्यूक्लियेजेज एंजाइम क्या करेगा कि डीएनए को उसके सिरे से तोड़ेगा। तो यहां याद रखना, यानी डीएनए को सिरे से तोड़ने वाला, डीएनए को सिरे से तोड़ने वाला एंजाइम, डीएनए को सिरे से तोड़ने वाला एंजाइम। यानी अब सिरा उसका या तो बेटे ये 5 डेज हो सकता है या फिर ये 3 डेज भी हो सकता है। तो डीएनए को ये सिरे से तोड़ने वाला जो एंजाइम होता है बेटे, इसको कहते हैं एक्सोन्यूक्लियेजेज एंजाइम। इसका अगला पार्ट जो होगा, इसका अगला पार्ट जो होगा बेटे, ये एंजाइम होगा हमारे पास में यानी दूसरा एक्सोन्यूक्लियेजेज। इसका सेकंड पार्ट जो होगा वो होगा एक्सो के बाद में एंडोन्यूक्लियेजेज। अगला जो एंजाइम है ये एंजाइम है एंडोन्यूक्लियेजेज, और ये जो एंडोन्यूक्लियेजेज एंजाइम है, ये एंडोन्यूक्लियेजेज एंजाइम बेटे ये डीएनए को बीच बीच में से तोड़ेगा। तो याद रखना ये डीएनए श्रृंखला को, यानी ये जो एंडोन्यूक्लियेजेज एंजाइम है ये डीएनए श्रृंखला को, डीएनए श्रृंखला को बीच बीच में से तोड़ता है, बीच बीच में से तोड़ता है। तो ये थोड़ा सा आप याद रख लीजिएगा कि बेटे अब देखो यहां आपको थोड़ा सा सावधान रहना है कि अगर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेज आए तो बेटे वो तो डीएनए को विशिष्ट स्थलों से तोड़ता है, और केवल एंडोन्यूक्लियेजेज आए इससे पहले रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ नहीं हो
तो फिर आप इसके लिए ये नहीं कह सकते कि एंडोन्यूक्लियोजेज डीएनए को विशिष्ट स्थलों से तोड़ता है, नहीं कहोगे। क्या कहोगे कि जो एंडोन्यूक्लियोजेज एंजाइम है ये डीएनए को बीच बीच में से तोड़ता है। तो ये एंजाइम हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियेज एंजाइम। तो बेटे न्यूक्लियेज एंजाइम के दो प्रकार हैं, एक तो कौन सा होगा, एक्सोन्यूक्लियोजेज जो डीएनए को उसके सिरों से तोड़ेगा, चाहे वह 5 डेज सिरा हो या फिर 3 डेज सिरा हो, और एक इसका दूसरा पार्ट होगा एंडोन्यूक्लियोजेज जो डीएनए को उसके बीच बीच में से तोड़ेगा। उसके बाद में अगला एंजाइम जो होगा बेटे, ये यहां पर नंबर 5th एंजाइम जो होगा, ये एंजाइम होगा डीएनए पॉलीमरेज। अगला जो एंजाइम है वह है डीएनए पॉलीमरेज। अब ये जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है इसका काम क्या होगा, तो इसका काम वही है बेटे, इसको डिटेल में अपन ने पढ़ा था कि डीएनए की नई पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, क्योंकि इसमें भी डीएनए का द्विगुणन होगा, इसमें भी नए डीएनए बनेंगे, तो इसका जो कार्य होगा, इसका कार्य होता है बेटे नई पॉलीन्यूक्लियोटाइड, नई पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण, श्रृंखला का निर्माण, नई पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण। तो याद रखना अदर एंजाइम में 5वें नंबर का एंजाइम आपको याद करना है डीएनए पॉलीमरेज। और डीएनए पॉलीमरेज का जो काम होता है ये बेटे डीएनए की नई श्रृंखला के निर्माण को प्रेरित करता है। उसके बाद में इसमें जो अगला एंजाइम आपको याद रखना है, ये अगला नंबर 6 एंजाइम आपको याद रखना है, और ये एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज। ये एंजाइम है बेटे आरएनए पॉलीमरेज। अब आरएनए पॉलीमरेज का काम क्या है, तो आरएनए पॉलीमरेज का काम ये होगा, क्योंकि आपको तो याद होगा बेटे डीएनए की डुप्लीकेशन में पढ़ा था कि जब भी नई पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बनती है तो उसकी स्टार्टिंग के लिए हमें आरएनए प्राइमर चाहिए। तो आरएनए प्राइमर जब तक नहीं बनेगा जब तक डीएनए का डुप्लीकेशन शुरू नहीं होगा। तो बेटे यहां पर जो बायोटेक्नोलॉजी है इसमें भी डीएनए जो होता है वाहक डीएनए हो या फिर बेटे डिजायर्ड डीएनए हो, जब इसे अपन होस्ट कोशिका के अंदर प्रवेश करवाते हैं तो इसमें भी द्विगुणन होता है, इसमें भी बेटे जीन क्लोनिंग होती है। एक डीएनए से 2 या 4 डीएनए बनते हैं, तो जब एक डीएनए से 2 डीएनए बनेंगे तो यहां भी नई न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की आवश्यकता होगी, और नई न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला जब बनेगी तो बेटे वहां भी आरएनए प्राइमर की आवश्यकता होगी। तो इसका काम यह है कि यह आरएनए प्राइमर के निर्माण को प्रेरित, आरएनए प्राइमर के निर्माण को प्रेरित, तो ये याद रखना यह आरएनए प्राइमर के निर्माण को प्रेरित करता है। तो ये हमारे पास में बेटे 6ठा एंजाइम हो गया आरएनए पॉलीमरेज, जो कि न्यूक्लियोटाइड निर्माण के समय आरएनए प्राइमर के निर्माण को प्रेरित करता है। यहां तक भी क्लियर हो गया। अगला एंजाइम जो आपको याद रखना है, और ये एंजाइम याद रखना है नंबर 7, जिसको आप कहेंगे डीएनए लाइगेज, जिसे आप कहेंगे बच्चों डीएनए लाइगेज। अब ये जो डीएनए लाइगेज है इसका काम क्या होगा, ये तो आपको बिल्कुल 100% याद होगा कि लाइगेज का माने क्या होता है बेटे, जोड़ना, है ना। लाइसोजाइमेज तो तोड़ना होता है और लाइगेज का माने जोड़ना होता है। तो जब डीएनए का डुप्लीकेशन होता है तो वहां पर एक श्रृंखला छोटे छोटे टुकड़ों में बनती है, याद हो तो बेटे उन्हें ओकाजाकी खंड कहते हैं। तो जो डीएनए लाइगेज होता है ये बेटे डीएनए खंडों को आपस में जोड़ता है। जबकि याद है ना एंडोन्यूक्लियोजेज या फिर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोजेज ये डीएनए को खंडों में तोड़ता है, और लाइगेज क्या करता है, उन खंडों को वापस जोड़ता है। तो ये जोड़ने वाला है, तो इसका काम है बेटे डीएनए खंडों को आपस में जोड़ता है, डीएनए खंडों को आपस में जोड़ता है, डीएनए खंडों को आपस में जोड़ता है। तो ये थोड़ा सा याद रखना, ये डीएनए खंडों को आपस में जोड़ता है। तो ये हमारे पास में बेटे 7वां। चलो एक एंजाइम और आपको बता देते हैं, 8वां एंजाइम। तो ये एंजाइम होगा 8वें नंबर का एल्कलाइन फोस्फेटेज।
अगला जो एंजाइम है ये एंजाइम है बेटे एल्कलाइन फोस्फेटेज। अब ये जो एल्कलाइन फोस्फेटेज है इसका काम ये है कि जो डीएनए वर्ताकार होता है इस वर्ताकार डीएनए को ये किस में बदलता है, रेखीय डीएनए में। तो इसका काम ये होता है बेटे कि ये जो वर्ताकार डीएनए है, वर्ताकार डीएनए को ये बदलता है रेखीय डीएनए में, रेखीय डीएनए में रूपांतरित, वर्ताकार डीएनए को रेखीय डीएनए में रूपांतरित। क्योंकि बेटे अपन जब जीवाणु पढ़ेंगे तो जीवाणु का जो डीएनए होगा या फिर वाहक डीएनए जो अपन जीवाणु से प्राप्त करते हैं वह डीएनए भी कैसा होता है, राउंडेड होता है। तो उस राउंडेड डीएनए को एक रेखीय डीएनए में बदलने के लिए हमें बेटे जरूरत पड़ती है एल्कलाइन फॉस्फेट की। तो एक बार और आपने यहां पर देख ले बच्चों कि ये हमारे पास में टॉपिक था, यानी सेकंड नंबर का वो था अदर एंजाइम। अदर एंजाइम पहला अच्छा अपन पढ़ क्या रहे हैं ये तो याद है ना आपको, अपन पढ़ रहे हैं डीएनए तकनीकी के साधन। उसमें 5 साधन की बात मैंने की है बेटे। तो पहला साधन आपको याद हुआ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, जिसका आपको सिर्फ इतना सा याद करना है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम ये डीएनए को विशिष्ट स्थलों से तोड़ता है, इस कारण से इसे आणविक कैंची भी कहा जाता है। तो पहला साधन तो ये याद हो गया। दूसरा साधन बेटे याद रखना अदर एंजाइम, अन्य एंजाइम। क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा कि अगर डीएनए को किसी पादप कोशिका से, जीवाणु कोशिका से या कवक कोशिका से अगर डीएनए को वहां से निकालना है तो बेटे पहले उस कोशिका को कोशिका भित्ति रहित करना पड़ेगा, जिसे प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। तो कोशिका भित्ति रहित करने के लिए हमें पहला एंजाइम की जरूरत पड़ेगी लाइसोजाइम, जो क्या याद हुआ, जीवाणु कोशिका भित्ति को घोलता है। दूसरा एंजाइम है बेटे सेल्यूलेज, जो कि प्लांट सेल वॉल को घोलता है। तीसरा एंजाइम है बेटे काइटिनेज, जो कवक कोशिका भित्ति को घोलता है। चौथा एंजाइम है कौन सा, यानी न्यूक्लियेजेज। तो ये न्यूक्लियेजेज दो तरह का होगा, एक्सोन्यूक्लियेजेज और एंडोन्यूक्लियेजेज। एक्सो जो होगा बेटे वह डीएनए को सिरे से तोड़ेगा, चाहे उसका वह 3 डेज एंड हो या 5 डेज एंड हो। और जो एंडोन्यूक्लियेजेज होगा वह डीएनए को बीच बीच में से तोड़ेगा, है ना, बीच में, लेकिन विशिष्ट स्थलों से नहीं तोड़ेगा। उसके बाद में बेटे डीएनए पॉलीमरेज की आवश्यकता होगी, जो नई पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के निर्माण को प्रेरित करेगा। उसके साथ में आरएनए पॉलीमरेज की आवश्यकता होगी, जो आरएनए प्राइमर के निर्माण को प्रेरित करेगा। फिर डीएनए लाइगेज की आवश्यकता होगी, जो यहां पर बेटे डीएनए लाइगेज यानी किसकी आवश्यकता, डीएनए खंडों को जोड़ने की आवश्यकता, वहां पर डीएनए लाइगेज। और चौथा लास्ट में जो एंजाइम होगा 8वें नंबर का एल्कलाइन फॉस्फेट, जो कि बेटे वर्ताकार डीएनए को रेखीय डीएनए में बदलेगा। तो ये 2 साधन तो बेटे अपन इस लेक्चर में अपन ने पूरा किया। पहला साधन कौन सा बच्चों, यानी पहला साधन आपको याद रखना है, पहला साधन तो कौन सा था हमारे पास में, यानी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। और दूसरा साधन था बेटे हमारे पास में अदर एंजाइम। अब तीसरे, चौथे और 5वें साधन का जो अपन डिस्कस करेंगे वो आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो इसी के साथ में बच्चों आज इतना ही काफी। बहुत बहुत धन्यवाद।